हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्लू लोटस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वे चांग से अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए जंग में जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे खुद शहीद हो जाते हैं। उनकी मरने की खबर सुन के उनकी महारानी चांग से सेरन भी अपने दम तोड़ देती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महाराजा और महारानी के ऐसे चले जाने पे पूरे राज्य में शोक का माहौल है। वहाँ की प्रजा बहुत निराश है, बहुत दुखी है, क्योंकि उन्होंने अपने राजा को खो दिया। और सबसे ज़्यादा दुखी है जियांग फैमियान, क्योंकि उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अब वो क्या करें। राजा जाते जाते उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी उन्हें दे दी, लेकिन जियांग फैमियान उस गद्दी पे नहीं बैठना चाहते। वो अपने राजा के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनकी नज़र में वो सिंहासन सिर्फ उनके राजा और उनके होने वाले नए राजा यानी राजकुमार का है। जियांग फैमियान ऐसे ही परेशान होते हैं तो उनकी बीवी उनके पास आती है और बोलती है, फैमियान मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम इस सिंहासन पे बैठ नहीं रहे हो, तुम अपने राजा का कहा हुआ आदेश का पालन कर रहे हो। राजा ने क्या कहा था तुम्हें याद है ना? राजा साहब चाहते थे कि तुम उनके जाने के बाद उनकी प्रजा का ध्यान रखो, इस महल का ध्यान रखो, उनके राजकुमार का ध्यान रखो। तो तुम्हें बस उनका कहा हुआ आदेश का पालन करना है, ना कि तुम्हें इस सिंहासन पे कब्जा करना है। तुम इस सिंहासन पे सिर्फ इसलिए बैठोगे ताकि तुम उनका कहा हुआ आदेश पूरा कर सको। जियांग फैमियान अपनी बीवी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, यू मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। मैं उस सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ जिस पे हमारे राजकुमार का हक है। हमारे राजा के जाने के बाद अगर उस सिंहासन पर कोई बैठ सकता है तो वो है सिर्फ हमारे राजकुमार, उसके अलावा और कोई भी नहीं। तो मैडम यू बोलती है, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन हमारे राजकुमार अभी बहुत छोटे हैं, वो इस सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं? तुम्हें समझना होगा, जब तक राजकुमार बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम्हें इस सिंहासन को संभालना है, और जिस दिन राजकुमार बड़े हो जाएंगे तुम उन्हें उनका सिंहासन दे देना। और अभी फ़िलहाल तुम्हें राजकुमार की फ़िक्र करने की ज़रूरत है, इस महल की और अपनी प्रजा की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। ये सब तुम सोचना बंद करो, तुम बस इतना सोचो कि तुम अपने राजा का आदेश का पालन कर रहे हो। जियांग फैमियान अपनी बीवी की बात सुन के उससे सहमत हो जाते हैं, क्योंकि बात सही है। अगर जियांग फैमियान अभी उस सिंहासन पर नहीं बैठे तो पूरी प्रजा का क्या होगा? पूरी प्रजा जो कि ऑलरेडी निराश है, और ऐसे में अगर उन्हें कोई संभालने वाला नहीं होगा तो वो और भी परेशान हो जाएगी। इसीलिए फिर जियांग फैमियान उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं और अपनी बीवी से बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, राजकुमार अभी बहुत छोटे हैं, हम उन्हें अभी ये नहीं बता सकते कि उनके माता पिता अभी नहीं हैं। मैं सोच रहा हूँ जब राजकुमार बड़े होंगे जब ही उन्हें ये बात बताई जाए, उन्हें अभी तो बिल्कुल मत बताना कि उनके माता पिता अब नहीं रहे। तो मैडम ये बोलती है, तुम्हें ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं राजकुमार को कैसे संभालूँ। राजकुमार जो कि रोते जा रहे हैं, वो मेरे पास भी नहीं आ रहे हैं, मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो जियांग फैमियान बोलते हैं, यू तुम कुछ भी करो, लेकिन किसी तरीके से राजकुमार का ख्याल रखो। तुम्हें राजकुमार को एक माँ का प्यार देना है, उन्हें उनकी माँ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है, तो आज से राजकुमार ही हमारी औलाद होंगे। तुम बस यही सोचो कि आज से वो तुम्हारी खुद की औलाद है, और तुम उन्हें अपने बेटे की तरह प्यार दो, उन्हें एक माँ की कमी बिल्कुल महसूस मत होने दो, उन्हें तुम अपना माँ की प्यार दो। मैडम यू फिर हाँ में सर हिलाती है और बोलती है, तुम्हें ये बात मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है फैमियान, मैं राजकुमार को वैसे भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन राजकुमार मेरे पास नहीं आ रहे, वो मेरे पास जाने से दूर भाग रहे हैं, वो सिर्फ रो रहे हैं, वो अब महारानी को ढूंढ रहे हैं। अब मैं क्या करूं?
तो जियांग फेमियान बोलते, मुझे नहीं समझ में आ रहा है यू, तुम कुछ भी करो लेकिन हमारे राजकुमार को तुम ठीक रखो, तुम उनका ख्याल रखो। मैडम यू भी फिर हाँ में सर हिला देती है और बोलती है, ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं राजकुमार के पास ही जा रही हूँ और मैं राजकुमार का पूरा ख्याल रखूँगी। मैं अपने बेटे के जैसे उन्हें प्यार करूँगी और उनका ख्याल भी रखूँगी। जियांग फेमियान फिर हाँ में सर हिला देते हैं तो मैडम यू वहाँ से चली जाती है। मैडम यू के जाने के बाद जियांग फेमियान उस सिंहासन की तरफ देखते हैं जहाँ उनके महाराजा बैठते थे। वो उस सिंहासन के पास जाते हैं और उसको हाथ लगाते हुए बोलते हैं, राजा साहब मुझे माफ़ कीजिए लेकिन मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता, मैं नहीं बैठ सकता। ये आपकी जगह है और आपके बाद ये हमारे राजकुमार की जगह है। आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया है, लेकिन राजा साहब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं आपकी प्रजा और आपके राजकुमार का पूरा ख्याल रखूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए। ऐसे ही एक सप्ताह निकल जाता है। अब राजा को गए हुए पूरे 7 दिन हो गए हैं और इन 7 दिनों में जियांग फेमियान जो कि अब नए राजा बन चुके हैं, अब वो उनकी प्रजा का ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन उनसे एक चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, वो है उनके राजकुमार जो कि बहुत छोटे हैं। उन्हें ये तो नहीं पता कि उनके माता पिता अब नहीं रहे, लेकिन राजकुमार अपने माता पिता को ढूंढ जरूर रहे हैं। मैडम यू और जियांग फेमियान बहुत कोशिश कर रहे हैं राजकुमार को संभालने की, लेकिन राजकुमार जो कि रोने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे, ना तो वो कुछ खा रहे हैं और ना ही कुछ पी रहे हैं, और ऐसे में वो बीमार भी पड़ गए। पूरे राज्य में फिर से एक बार टेंशन का माहौल हो गया है क्योंकि उनका राजकुमार बीमार पड़ गया है। राजकुमार को संभालने की बहुत कोशिश की जा रही है। मैडम यू जो कि उनके पास जाके उन्हें शांत कराने की, उनके प्यार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजकुमार उनके पास ही नहीं जा रहे हैं। वो मैडम यू को नहीं पहचानते हैं, तो इसलिए वो उन्हें अपने आसपास नहीं रहना देना चाहते। जियांग फेमियान भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। राजकुमार जो कि ना कुछ खा रहे हैं और ना ही कुछ पी रहे हैं, वो सिर्फ रो रहे हैं और वो बीमार पड़ गए हैं। जियांग फेमियान फिर अपने दोस्त लैन किरण को बुलाते हैं। लैन किरण जो कि राजा के साथ उस जंग में ही थे और उसी जंग में वो भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे, इसीलिए वो भी अपने घर पे आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद लैन किरण भी वहाँ आ जाते हैं क्योंकि लैन किरण अब थोड़े से रिकवर हो गए। वो वहाँ आते हैं और फेंगमियान से पूछते हैं क्या हुआ, तो फेंगमियान बोलता है, किरण मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं राजकुमार को कैसे संभालूं। राजकुमार की हालत बिगड़ती जा रही है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है और वो हम में से किसी को अपने पास नहीं जाने दे रहे। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ। लैन किरण राजकुमार की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, इस मामले में तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजकुमार बहुत छोटे हैं, उन्हें हम कैसे संभाल सकते हैं। क्या तुमने उनसे बात करने की कोशिश की? क्या प्यार से बात करने पे वो अपने पास नहीं आ रहे हैं? तो फेंगमियान बोल रहे हैं, नहीं, राजकुमार किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहे, तुम खुद देखो। राजकुमार जो कि सामने बेड पे ही सोए हुए रहते हैं, अभी वो नींद में हैं और वहीं पे मैडम यू उनके जस्ट पास में बैठी होती है। राजकुमार जिसके सर पे पट्टी रखी हुई होती है क्योंकि राजकुमार को बहुत बुखार है। जियांग फेमियान वहीं पे सामने खड़े होते हैं और उनके पास किरण होते हैं। किरण राजकुमार की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ये मामला तो और भी मुश्किल होता जा रहा है। वो फिर इतना बोल के आगे जाते हैं और जाके राजकुमार के सर पे हाथ रखते हैं। राजकुमार जिसका बदन अभी तप रहा है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार है। जियांग फेमियान फिर किरण के पास आते हैं और बोलते हैं, किरण अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसा क्या करूं कि राजकुमार ठीक हो जाए। मैंने बहुत से हकीम को बुला के देख लिया, उन पर कोई दवा असर नहीं कर रही क्योंकि राजकुमार कुछ खा ही नहीं रहे, सिर्फ वो रोते जा रहे हैं। किरण जो कि उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि ये बच्चे का मामला है और वो क्या ही कर सकते हैं। ऐसे में वो लोग फिर सोचने लग जाते हैं कि वो क्या करे, जब तक राजकुमार की आंख खुल जाती है। राजकुमार जब अपनी आंखें खोलते हैं तो वो अपने सामने लैन किरण को देखते हैं। वो लैन किरण को देख के थोड़ा डर जाते हैं और फिर उठने की कोशिश करने लगते हैं। मैडम यू उन्हें जाके पकड़ती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। राजकुमार फिर मैडम यू की तरफ देखते हैं और फिर उनसे अपना हाथ छुड़ा देते हैं। मैडम यू जो कि उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन राजकुमार जब उनका हाथ झटक देते हैं तो फिर वो अपना हाथ दूर कर लेती है। अब राजकुमार उठ के बैठ जाते हैं और अपने
दोनों पैरों को इकट्ठा करके उसे कडल कर लेते, उसी को हक करके बैठे रहते हैं और वो फिर मैडम यू की तरफ देखने लगते हैं। मैडम यू जिसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। जियांग फेंगमियान भी वहाँ आके राजकुमार से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजकुमार किसी की नहीं सुन रहे होते हैं। वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ सबको देख रहे होते हैं और फिर बोल रहे होते हैं नहीं नहीं, बस इतना ही, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। वहाँ पे सब फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और उनसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि राजकुमार ने नहीं बोल दिया है तो मतलब नहीं। वो सब उठ के खड़े होकर वहाँ देखने लगते हैं। जब तक वहाँ पे एक 8 साल का लड़का दौड़ता हुआ आता है। वो दौड़ के उस कमरे में एंटर करता है और लैन किरण के पास आते हुए बोलता है, पिताजी देखिए ना, मेरी तलवार टूट गई, अब मैं अभ्यास कैसे करूँगा। लैन किरण जो कि राजकुमार की तरफ देख रहे होते हैं, उस बच्चे की आवाज़ सुन के फिर वो पीछे देखते हैं। उनके पास में एक 8 साल का लड़का खड़ा होता है और वो अपने हाथ में एक लकड़ी का तलवार लिए खड़ा होता है। लैन किरण उस बच्चे को देख के फिर झुक जाते हैं और बोलते हैं, लैन जान बेटा अभी तुम बाहर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। तो लड़का बोलता है, पर पिताजी मेरी तलवार टूट गई है, अब मुझे अभ्यास करना है, अब आप बताओ मैं अभ्यास कैसे करूँगा। तो लैन किरण बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हारे लिए नई तलवार लेके आ जाऊँगा, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ, देखो सामने राजकुमार हैं। लैन जान जो कि वो खुद भी छोटा है, लेकिन वो राजकुमार का नाम सुना है। वो राजकुमार नाम सुन के फिर सामने देखता है। सामने बेड पे जो एक बच्चा छोटा बैठा है और वो अपने पैरों को हक किए हुए बैठा है। लैन जान उस बच्चे की तरफ देखता है और हंसते हुए बोलता है, ये हमारे राजकुमार हैं। तो लैन किरण बोलते हैं, हाँ ये हमारे राजकुमार हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें बाद में आके नई तलवार दे दूँगा। लैन जान फिर अपने पिता की बात सुनते ही नहीं है और फिर उस तलवार को लेके ही, उनके हाथ में जो लकड़ी की टूटी हुई तलवार होती है, और वो राजकुमार के पास चले जाते हैं। वो उस बेड के पास जाके खड़े होते हैं और बोलते हैं, राजकुमार मैंने आपको देख लिया, आज मैं आपको देख लिया। राजकुमार उस बच्चे की आवाज़ सुन के फिर उसके सामने देखते हैं। लैन जान जो कि अपने चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लिए उस बेड के पास खड़ा होता है। छोटे राजकुमार उसकी तरफ देखते हैं और फिर देखने लगते हैं। तो लैन जान फिर अपनी तलवार को वहाँ बेड पे रख देता है और बोलता है, राजकुमार। वो फिर अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ के इंटेंगल करके उनको 90 डिग्री बो करता है और बोलता है, राजकुमार मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगा, मैं हमेशा पिताजी से आपकी बात सुनता था, आज मैंने आपको देखा। वो लड़का छोटा सा राजकुमार उसकी बातें सुन रहा होता है और उसी की तरफ देख रहा होता है। लैन जान जो कि स्माइली फेस के साथ उससे बात कर रहा होता है। राजकुमार फिर धीरे से अपने हाथों को जो उन्होंने हक किया होता है अपने पैरों को, वो फिर हटा देते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। राजकुमार फिर वहाँ से वो अपनी तलवार उठाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ राजकुमार, आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, आप चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। राजकुमार उसकी तरफ देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। यहाँ पे ये सब लोग उन दोनों बच्चों को देख रहे होते हैं। राजकुमार जो कि इतने देर से रो रहे थे और अपने पैरों को हक किए हुए थे, लेकिन लैन जान जब उनसे बात करने लगा तो वो फिर चुप हो जाते हैं और फिर लैन जान की तरफ देखने लगते हैं। तो लैन किरण बोलते हैं, फेंगमियान मुझे लग रहा है कि राजकुमार बच्चों से बात कर सकते हैं, हम बड़े हैं इसलिए वो हमें देख के डर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई बच्चा हो तो वो फिर नहीं डरेंगे, वो उस बच्चे की बात सुनेंगे। तो फेंगमियान बोलते हैं, हाँ किरण तुम सही बोल रहे हो, ये लैन जान उससे बात कर रहे हैं तो वो उनकी तरफ देख रहे हैं, ऐसा करते हैं हम लैन जान को ही बोलते हैं। लैन किरण फिर हाँ में सर हिलाते हैं और लैन जान को अपने पास बुलाते हैं। लैन जान फिर अपने पिता की तरफ देख के उनके पास आ जाते हैं। तो लैन किरण बोलते हैं, लैन जान बेटे तुम मेरा एक काम करोगे। लैन जान फिर हाँ में सर हिलाते हैं। तो लैन किरण बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, राजकुमार अभी बहुत बीमार है, राजकुमार कुछ खा नहीं रहे हैं और ना ही अपनी दवाई ले रहे, तो तुम क्या राजकुमार को कुछ खाना खिला सकते हो उन्हें मना के, और उन्हें उनकी दवाई दे सकते हो। लैन जान फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, जी पिताजी मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये अच्छा लगेगा। तो लैन किरण बोलते हैं, जाओ तुम जाके कोशिश करो, तुम कोशिश करो कि राजकुमार कुछ खा ले और अपनी दवाई भी ले ले। लैन जान फिर हाँ में सर हिला देता है। तो किरण बोलते हैं, फेंगमियान मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फेंगमियान भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं और मैडम यू को भी इशारा कर देते हैं। वो तीनों फिर वहाँ से
उस कक्ष से निकल जाते हैं। उन तीनों के जाने के बाद फिर लैंजन धीरे से उस बेड पे बैठते हैं और बोलते हैं, राजकुमार क्या आप बीमार हैं? मैंने सुना आप बीमार हैं। वो फिर धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और राजकुमार के हाथों को टच करते हुए देखते हैं। राजकुमार जिसका बदन वाकई में तप रहा होता है क्योंकि बहुत तेज़ बुखार है। तो लैंजन बोलता है, ओह आपको तो बुखार है, एक काम कीजिए राजकुमार, आप पहले कुछ खा लीजिए। वो इतना बोल के फिर पास में ही एक बाउल के अंदर कुछ खाना रखे होते हैं। वो उस ट्रे को लेते हैं और उस ट्रे को बेड पे ला के रख देते हैं और वो लैंजन जो कि वहाँ पे बेड पे खुद भी अपने पैरों को फोल्ड करके बैठ जाता है और बोलते हैं, राजकुमार चलिए पहले आप कुछ खा लीजिए। राजकुमार जो कि लैंजन की तरफ देख ही रहे होते हैं और कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, वो चुपचाप लैंजन को देख रहे होते हैं। लैंजन फिर खुद ही हाथ से अपने चॉपस्टिक से खाना निकालते हैं और राजकुमार के मुंह के पास ले जाते हैं और बोलते हैं, राजकुमार खाइए ना, ये बहुत स्वादिष्ट है, सच में आप एक बार खा के देखिए। छोटे राजकुमार जो हमारे लैंजन की तरफ देख रहे हैं और उनके हाथ की तरफ जो उन्होंने खाना आगे बढ़ाया होता है। लैंजन फिर से बोलते हैं, खा लीजिए ना राजकुमार, ये वाकई में बहुत स्वादिष्ट है, आप एक बार खा के तो देखिए। राजकुमार फिर धीरे से अपना मुंह खोल ही देते हैं और लैंजन फिर उसे खिला देते हैं। जब राजकुमार लैंजन का खिलाया हुआ खाना खा लेते हैं तो लैंजन बहुत खुश हो जाता है। वो फिर एक बड़ी सी स्माइल करता है और बोलता है, अरे वाह राजकुमार, ये स्वादिष्ट है ना, आपको ये स्वादिष्ट लग रहा है ना। छोटे राजकुमार जो कि कुछ नहीं बोल रहे होते, वो चुपचाप खा ही रहे होते हैं। लैंजन फिर खुशी खुशी राजकुमार को खाना खिलाने लगते हैं। राजकुमार भी लैंजन के हाथों से खा लेते हैं और खाने के बाद फिर लैंजन उन्हें दवाई भी दे देते हैं। दवाई लेने के बाद फिर लैंजन बिस्तर से उतर जाते हैं उन राजकुमार के बेड से और बोलते हैं, राजकुमार मुझे लगता है अब आपको सो जाना चाहिए। छोटे राजकुमार उनकी तरफ देखते हैं लेकिन अभी भी वो कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। तो लैंजन फिर खुद ही हाथ अपना आगे बढ़ाते हैं और राजकुमार के दोनों शोल्डर को पकड़ के उन्हें सुला देते हैं। राजकुमार लैंजन की तरफ देख ही रहे होते हैं चुपचाप, वो बेड पे लेट गए हैं और लैंजन की तरफ देख रहे होते हैं। लैंजन फिर धीरे से अपना हाथ उठा के राजकुमार के सर पे रख के उसे धीरे धीरे सहलाना शुरू कर देते हैं। छोटे राजकुमार बेबुझान जो कि उन्हें ये अच्छा लग रहा होता है, उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि उनके माँ जैसे उनको सुलाती थी वैसे ही उनको महसूस हो रहा होता है, उन्हें अभी थोड़ा सुकून मिल रहा होता है। तो फिर वो भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद राजकुमार जो कि वापस गहरी नींद में आ जाते हैं। लैंजन अपने राजकुमार की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करके फिर वो उस कक्ष से बाहर चले जाते हैं। वो जब बाहर जाते हैं तो जियांग फेमियान, लैन किरण और मैडम यू भी वहीं पे रहती है। तो लैन किरण बोलते हैं, लैंजन क्या राजकुमार ने कुछ खाया? लैंजन फिर एक स्माइल के साथ बहुत तेज़ ही हाँ में सर हिलाते हुए बोलते हैं, जी पिताजी, राजकुमार ने खाना भी खा लिया और उन्होंने दवाई भी ले ली और वो अब सो भी रहे हैं। लैंजन की ये बात सुन के वहाँ पे तीनों शॉक्ड हो जाते हैं और वो खुश भी हो जाते हैं कि चलो फाइनली उनके राजकुमार ने कुछ तो खाया। राजकुमार जो कि 7 दिनों से कुछ खा पी नहीं रहे थे और सिर्फ रो रहे थे और वो बीमार भी थे। जियांग फेमियान फिर एक स्माइल करते हैं और वो नीचे नीज पे झुक जाते हैं अपने और बोलते हैं, राजकुमार ने क्या सच में खाना खाया और उन्होंने दवाई भी ली? लैंजन फिर हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ राजा साहब, उन्होंने खाया, मैंने खुद अपने हाथों से खिलाया और उन्हें दवाई भी दी और मैं खुद उन्हें सुला के आ रहा हूँ। जियांग फेमियान फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें उपहार भी मिलेगा। लैंजन फिर एक स्माइल करते हुए बोलते हैं, क्या सच में मुझे उपहार मिलेगा? तो जियांग फेमियान बोलते हैं, हाँ तुम्हें उपहार मिलेगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो लैंजन बोलते हैं, राजा साहब, मेरी तलवार टूट गई है, मुझे अभ्यास करना है, अब मैं क्या करूं? तो जियांग फेमियान बोलते हैं, तुम इसकी फ़िक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए नई तलवार मंगा दूंगा, फिर तुम अभ्यास करना। लैंजन फिर खुश हो जाता है और फिर उनके सामने भी उनको ग्रीट करता है और उन्हें धन्यवाद देता है और फिर उसके बाद से वो वहाँ से खुश होकर दौड़ के चला जाता है। लैंजन के वहाँ से चले जाने के बाद फिर जियांग फेमियान अपने नींद से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, किरण, मुझे लगता है कि अब हमें राजकुमार के पास लैंजन को रखना होगा क्योंकि लैंजन ही संभाल सकता है राजकुमार को। तुमने सही बोला था, एक बच्चे को एक बच्चा ही संभाल सकता है। राजकुमार अभी हम लोगों को अपने पास आने नहीं दे रहे, धीरे धीरे करके उन्हें भी हमारी आदत पड़ जाएगी तो फिर
हम लैनजान को फ्री कर देंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि लैनजान को उनके पास रहना चाहिए। तो किरण बोलते हैं राजकुमार के लिए कुछ भी जैसे तुम्हें ठीक लगे, मैं लैनजान को बोल दूंगा, वो यहाँ पे रहेगा और राजकुमार का ख्याल भी रखेगा। जियांग फेमियन भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। ऐसे ही फिर दिन गुजरने लग जाते हैं। लैनजान जो कि राजकुमार के आसपास रहता है, उसका ख्याल रखता है और अब राजकुमार भी ठीक हो गए हैं। वो भी लैनजान के साथ खेलने लगे हैं, हंसने लगे हैं, बोलने लगे और धीरे धीरे वो फिर अपने पास मैडम यू और जियांग फेमियन को भी आने देते हैं। अब वो मैडम यू और जियांग फेमियन से दूर नहीं भागते। ऐसे ही फिर दिन महीनों में और महीनों साल में गुजर जाता है। अब हमारे राजकुमार 10 साल के हो गए और इस 6 सालों में काफ़ी कुछ बदल भी गया है। अब राजकुमार मैडम यू और जियांग फेमियन को अपने माता पिता समझने लगे, क्योंकि वो बहुत छोटे थे जब उनके असली माता पिता का देहांत हो गया था। उन्हें तो अब कुछ याद भी नहीं। उनकी नज़र में अब उनकी माँ मैडम यू है और उनके पिता जियांग फेमियन। और लैनजान और राजकुमार वे वुजियान की दोस्ती भी बहुत अच्छी रही है। लैनजान ने बहुत ख्याल भी रखा है और अब राजकुमार बहुत खुश भी रहते हैं, बहुत हंसते खेलते हैं, क्योंकि लैनजान उसके हमेशा साथ रहता है। राजकुमार अपने कक्ष में बैठे होते हैं जब तक हमारे इधर से लैनजान दौड़ते हुए उस कक्ष में एंटर करते हैं और बोल रहे होते हैं राजकुमार देखिए, मैं आपके लिए तोहफ़ा लाया हूँ और ये तोहफ़ा मैंने खुद अपने हाथों से लेके आया हूँ। राजकुमार लैनजान की आवाज़ सुन के फिर दरवाजे की तरफ देखते हैं। वहाँ पे लैनजान फिर एक स्माइली फेस के साथ खड़े होते हैं। लैनजान का हाथ दोनों पीछे की तरफ रहता है। राजकुमार लैनजान को देख के फिर खड़े होते हैं और बोलते हैं क्या सच में तुम मेरे लिए तोहफ़ा लाए हो? लैनजान फिर हाँ में सर हिलाता है। तो राजकुमार बोलते हैं तो फिर दे दो मुझे। तो लैनजान बोलते हैं हाँ ज़रूर, मैं आप ही के लिए तो लाया हूँ, इसे मैं खुद अपने हाथों से लेके आया हूँ। राजकुमार भी एक स्माइल करते हुए फिर बोलते हैं लैनजान फिर अपने दोनों हाथों को जो कि पीछे था वो उसे आगे करते हैं और बोलते हैं ये लीजिए। राजकुमार उस तोहफे की तरफ देखते हैं और लैनजान की तरफ देखते हुए बोलते हैं ये तोहफ़ा है? तो लैनजान हाँ में सर हिलाता है और बोलता है क्यों, आपको ये तोहफ़ा पसंद नहीं आया? लैनजान जो कि हमारे राजकुमार के लिए लोटस फ्लावर्स लेके आए हैं, वो एक कमल का फूल लेके आके राजकुमार को दे रहे होते हैं। राजकुमार उस फूल को देखते हुए बोलते हैं पर ये तो फूल है, तुम मेरे लिए कमल का फूल लेके क्यों आए हो? ये तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो लैनजान बोलता है पर राजकुमार इसे मैं खुद अपने हाथों से तोड़ के लेके आया हूँ और आपको पता है ये कितना खूबसूरत है, आप इसे देखिए तो सही, आपको पसंद नहीं आया क्या? तो राजकुमार बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन कमल का फूल? तो लैनजान बोलता है हाँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, आपको पता है मैं इस फूल को बहुत पसंद करता हूँ, इसे देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है। और आपको पता है मेरी माँ क्या कहती थी कि कमल का फूल ना सच्चे रिश्ते और सच्चे प्यार की निशानी होती है, वो सच्चे प्यार का प्रतीक होता है और ये जिसके आसपास रहता है उसके पास कभी कोई बुरी चीज़ें नहीं आती। तो राजकुमार बोलते हैं क्या सच में, इसीलिए तुम गले में भी इसे पहनते हो? लैनजान जिसके गले में भी एक कमल के फूल का लॉकेट है, वो उसके चैन में डली हुई। लैनजान फिर उस लॉकेट को देखता है और बोलता हाँ आप कह सकते हैं, इसे मेरी माँ ने पहनाया था और मुझे ये पसंद है तो इसलिए मैं इसे पहनता हूँ, लेकिन आपको अगर मेरा ये तोहफ़ा पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कोई और तोहफ़ा ले आऊँगा। तो राजकुमार बोलते हैं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये मुझे बहुत पसंद है, लाओ मुझे दे दो। वो ऐसा बोल के फिर लैनजान के हाथ से वो फूल ले लेते हैं। वो उस फूल को टच करते हैं और बोलते हैं ये सच में बहुत खूबसूरत है। लैनजान भी एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं धन्यवाद राजकुमार कि आपको मेरा तोहफ़ा पसंद आया, वैसे आपको जन्मदिन की बधाई। तो राजकुमार हंसते हुए बोलते हैं धन्यवाद। वो दोनों फिर अपने उस कक्ष से उठ के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि आज हमारे राजकुमार का जन्मदिन है और पूरा राज्य में खुशी का माहौल है। सब जगह मिठाइयाँ बट रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि आज उनके राजकुमार का जन्मदिवस जो है। इस खुशी के बीच में हमारे लैनजान और हमारे वे वुजियान दोनों ये लोग खेलने के लिए चले जाते हैं। वो वहाँ पे खेल रहे होते हैं, फिर राजकुमार वहाँ से दौड़ना शुरू कर देते हैं। लैनजान जब ये देखता है तो फिर वो रोकने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि राजकुमार का दौड़ना अलाउ नहीं है। कहीं अगर वो गिर गए, उन्हें चोट लग गई तो राजा साहब से उन्हें पनिशमेंट मिल जाएगी। वे वुजियान जो कि ऐसे ही नॉन स्टॉप दौड़ रहा होता है, तो फिर लैनजान उसके पीछे दौड़ते हुए बोलता है राजकुमार
आप रुक जाइए, आप उधर मत जाइए, आप गिर जाएंगे, आपको लग जाएगी। राजकुमार जो कि खेलने के मूड में है वो फिर रुकते ही नहीं है, वो फिर नॉन स्टॉप दौड़ना शुरू कर देते हैं। लैंचन भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा होता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमार रुकने के मूड में नहीं है। राजकुमार जो कि पीछे देखते हुए दौड़ रहे होते हैं, वो लैंचन को भी देख रहे होते हैं और आगे दौड़ लगा रहे होते हैं। फिर उनका पैर फिसल जाता है और वो फिर वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। वो सही समय पे वहाँ पे जो रेलिंग बनी होती है लकड़ी की, वो उसे पकड़ लेते हैं। लैंचन ये देखता है तो बहुत डर जाता है, शॉक्ड हो जाता है और दौड़ के वहाँ जाता है। वो देखता है कि राजकुमार वहाँ पे नीचे लटका हुआ है। लैंचन जो कि भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, यहाँ पे कुछ सिपाहियों ने भी देख लिया होता है कि राजकुमार नीचे गिर गए। वो फिर वहाँ जाके जियांग फैमियान को बोल देते हैं। इधर लैंचन जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, फिर भी वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, राजकुमार आप डरिए मत, मैं आपको बचा लूँगा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। राजकुमार जो कि लैंचन की तरफ देखते हैं वो भी डरे हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं, लैंचन मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। तो लैंचन बोलते हैं, नहीं राजकुमार आपको डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको बचाऊँगा, रुकिए आप। वो फिर लैंचन जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो फिर क्या करता है, खुद ही वहाँ पे झुक जाता है और झुक के फिर हाथ आगे बढ़ाने लगता है। राजकुमार लैंचन के हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा होता है। लैंचन जिसे और भी अब वो बहुत डरा हुआ है, एक तरफ उसका राजकुमार दिख रहा है और दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा होता है। वो फिर वहाँ से उठ के एक रस्सी लेके आता है और रस्सी ला के फिर वो बोलता है राजकुमार को पकड़ने के लिए। राजकुमार भी उस रस्सी को पकड़ लेते हैं तो फिर इधर लैंचन उसे खींच लेता है। वो थोड़ा सा ऊपर आते ही राजकुमार का हाथ पकड़ के फिर ऊपर लेके आ जाता है। इधर जियांग फैमियान, मैडम यू सब लोग वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं, पूरी काफ़ी सिपाही भी आ जाते हैं। जियांग फैमियान ने देखा कि लैंचन ने राजकुमार को बचा लिया। राजकुमार को जैसे ही बचाया जाता है तो फिर जियांग फैमियान वहाँ आते हैं और बोलते हैं, राजकुमार आप ठीक है ना, आपको कहीं लगी तो नहीं? तो राजकुमार अपने पिताजी की तरफ देखते हुए बोलते, नहीं पिताजी मैं ठीक हूँ, मुझे लैंचन ने बचा लिया। तो मैडम ये बोलती है, लेकिन आप यहाँ कर क्या रहे थे? आपको कितनी बार बोला गया है कि आप अपने कक्ष से बाहर मत आया कीजिए, फिर आप यहाँ क्या कर रहे थे और आप यहाँ गिर कैसे गए? तो राजकुमार बोलते हैं, अम्मा मैं घूम रहा था, मैं खेलते खेलते मैं यहाँ पे गिर गया। तो मैडम ये बोलती, लेकिन मैंने आपको बोला है ना कि आप ऐसा मत खेला कीजिए, चलिए आप इधर आइए। राजकुमार फिर अपने माँ के पास चले जाते हैं। तो फिर जियांग फैमियान लैंचन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, धन्यवाद, तुमने हमारे राजकुमार की जान बचाई। लैंचन जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसे लग रहा है कि राजा साहब उसे सज़ा भी दे सकता है क्योंकि वो ही राजकुमार के साथ खेल रहा होता है। वो फिर अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए रहता है। तो जियांग फैमियान बोलते हैं, लैंचन बेटे क्या तुम मेरा एक बात मानोगे? लैंचन उनकी बात सुन के फिर उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, जी राजा साहब बोलिए। तो जियांग फैमियान बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि आज से तुम हमारे राजकुमार के अंगरक्षक बन जाओ। तुम उनके दोस्त तो हो ही, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी हिफाजत भी करो, तुम उनकी जान की हिफाजत करो। क्या तुम ये करोगे? लैंचन जियांग फैमियान की बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है, वो बहुत परेशान भी होता है और वो शॉक्ड होकर ही देख रहा होता है। तो जियांग फैमियान बोलते हैं, क्या तुम हमारे राजकुमार की हिफाजत करने के लिए तुम तैयार हो? मैं चाहता हूँ कि तुम राजकुमार के साथ रह के उनकी जान की हिफाजत करो, तुम हमेशा उनके साथ मौजूद रहो, उन्हें कभी कुछ भी ना हो इसका तुम ख्याल रखो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? लैंचन राजा साहब की तरफ देखता है और फिर हाँ में सर हिलाते हुए बोलता है, मैं तैयार हूँ, मैं राजकुमार की हिफाजत करने के लिए तैयार हूँ। तो जियांग फैमियान बोलते हैं, लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर तुम्हें राजकुमार के लिए अपनी जान भी देना पड़े तो तुम पीछे नहीं हटोगे, तुम राजकुमार की जान बचाने के लिए अपनी जान भी दे दोगे, मुझसे वादा करो। लैंचन फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता है, जी राजा साहब मैं राजकुमार के लिए अपनी भी जान दे दूंगा, लेकिन राजकुमार को कभी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं राजकुमार की जान की हिफाजत अपने जान से बढ़ के करूँगा। तो जियांग फैमियान बोलते हैं, ये तुम मुझे वचन देते हो? तो लैंचन फिर हाँ में सर हिलाता है। तो जियांग फैमियान बोलते हैं, ठीक है, आज से तुम राजकुमार के दोस्त बाद में उनके अंगरक्षक पहले रहोगे, अब तुम उनके साथ हमेशा साये की तरह रहोगे और तुम इस बात का खास ध्यान रखोगे कि राजकुमार को एक छोटी सी खरोच भी ना आए। लैंचन भी फिर हाँ में सर हिला देता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही फिर काफ़ी साल गुजर जाते हैं। अब हमारे राजकुमार
18 साल के हो चुके हैं। वो बड़े हो गए हैं और वो अपने कक्ष में दिखाए जाते हैं। राजकुमार जो कि सुबह सुबह अपने साइज राजा महाराजा वाले बिस्तर पे सिंहासन पे सो रहे होते हैं, फिर उनकी आँख खुलती है और वो अपनी आँख खोलते हैं और उठ के बैठ जाते हैं। वो उठ के बैठते हैं और अपने पास से एक फूल को उठाते हैं। उनके बेड के पास टेबल पे हर रोज़ लैंजान उन्हें एक लोटस का फूल दिया करता है। एक कमल का फूल उनके बिस्तर के पास उनके उठने से पहले ही उन्हें मिल जाता है, क्योंकि अब ये लैंजान की आदत हो गई है। वो बचपन से लेके आज तक राजकुमार वेवुजियन के लिए सुबह सुबह एक कमल का फूल लाके उनके बिस्तर के पास रख देता है और वेवुजियन की भी अब ये आदत हो गई है। वो सुबह उठते ही सबसे पहले उस फूल को हाथ में लेता है। आज भी राजकुमार उठ के सबसे पहले उस फूल को हाथ में लेते हैं और उसे सूंघते हुए बोलते हैं, सुप्रभात लैंजान, तुम्हारा ये तोहफा मुझे सच में बहुत सुकून देता है। इसे देख के ही मेरा दिन बन जाता है। वो इतना बोल के फिर एक स्माइल करते हैं। वो फिर उठ के चले जाते हैं। उनके सिपाही, उनके सेवक, उनकी दासियाँ आ जाती है राजकुमार को तैयार करने के लिए। राजकुमार फिर यहाँ पे तैयार हो जाते हैं और ख़ुद को आईने में देख रहे होते हैं। राजकुमार जो कि जब बड़े हुए हैं तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए। उनकी खूबसूरती के तो पूरे उनके राज्य में चर्चे हैं कि उनका राजकुमार बहुत खूबसूरत है, और ये बात सच है कि हमारे राजकुमार है बहुत खूबसूरत। राजकुमार के जान के दुश्मन तो है बहुत, लेकिन उनके इस खूबसूरती की वजह से भी उनके कुछ दुश्मन हैं। कुछ दुश्मन तो उनके इसलिए बन गए हैं क्योंकि उन्हें ईर्ष्या है राजकुमार की खूबसूरती से। वो उस खूबसूरती को मिटाना भी चाहते हैं और इसीलिए राजकुमार के पीछे पड़े हैं और उनकी जान की हिफाजत जियांग फैमियान और उनकी पूरी सेना और उनकी एक स्पेशल सेना जो कि 1 मैन आर्मी लैंजान है। राजकुमार तैयार होने के बाद फिर अपने दास दासियों को वहाँ से विदा कर देते हैं। उन्हें बोलते हैं चले जाए। वो फिर वहाँ से सर झुका के चले जाते हैं। तो वेवुजियन खुद को आईने में देखते हैं और ख़ुद को देखते हुए बोलते हैं, तुम कहाँ हो? तुम अभी तक आए क्यों नहीं? वो इतना बोल के फिर पीछे मुड़ जाते हैं। वहाँ देखते हैं उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, तो वो फिर चुपके से अपने सैन कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। वो छुपते छुपाते चारों तरफ देख रहे होते हैं और फिर वो एक दासी को रोकते हैं और बोलते हैं, लैंजान कहाँ मिलेगा? वो दासी अपना सर झुकाती है और बोलती है, वो तो अभ्यास कर रहे हैं। वेवुजियन उसकी तरफ देखता है और फिर 2 उंगली से इशारा कर देता है जाने को। वो दासी फिर वहाँ से सर झुका के चली जाती है। वेवुजियन फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता था तुम मुझे वहीं मिलोगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम नहीं आए, मुझे ही आना होगा। वो इतना बोल के फिर एक स्माइल करते हैं और फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं अभ्यास क्षेत्र में, जहाँ पे हमारे लैंजान अभ्यास करते हैं। क्योंकि लैंजान अब एक बॉडीगार्ड है ना, उनको अपने राजकुमार की जान की रक्षा करनी है और वो तो बचपन से तलवारबाजी करते हैं। राजकुमार फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं अभ्यास क्षेत्र की तरफ। वो उधर जाते हैं और जाके देखने लगते हैं। उन्हें अभी लैंजान नज़र नहीं आ रहा होता है, तो फिर वो थोड़ा और आगे जाते हैं और जाके एक जगह खड़े होके फिर मैदान में देखने लगते हैं। उनकी नज़र पड़ती है कुछ लोगों के ऊपर। वहाँ पे 10 लोग जो कि एक इंसान से लड़ रहे होते हैं। उन 10 इंसान से एक अकेला इंसान लड़ रहा होता है। वो देख के फिर राजकुमार स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तो तुम यहाँ पे हो। राजकुमार फिर उधर देखने लगते हैं। वहाँ 10 लोगों के साथ एक अकेला लैंजान हमारे लड़ रहा होता है, अभ्यास कर रहा होता है। इधर से हमारे वेवुजियन राजकुमार देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है, क्योंकि जब हमारे लैंजान अभ्यास करते हैं तो उनके चेहरे पे एक अजीब सा तेज होता है। वो तेज जिसे देख के कोई भी बोल सकता है कि ये एक महान योद्धा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि लैंजान एक महान योद्धा है। वो 100 सैनिकों से, 100 दुश्मनों से अकेला लड़ने की ताकत रखता है। उससे 100 इंसान मिलके भी हरा नहीं सकता, क्योंकि वो इतना हुनर रखता है अपने पास। और तलवारबाजी तो उसकी बचपन से ही फेवरेट रही है। वो तो छोटा था जब से ही तलवारबाजी कर रहा है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया और जब से उसे राजकुमार की जान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी मिली है, तब से लैंजान ने अभ्यास को डबल कर दिया है। लैंजान रोज़ सुबह सुबह राजकुमार के उठने से पहले यहाँ अभ्यास करने के लिए आ जाते हैं, और वो अभ्यास करके फिर राजकुमार के उठने से पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन आज हमारे राजकुमार कुछ जल्दी उठ गए हैं,
इसीलिए वो फिर वहाँ पहुँच गए। लैनजान, जिसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि राजकुमार वहाँ पे मौजूद है, वो अभी अपने पूरे अभ्यास में लीन है। वो वहाँ पे अपना अभ्यास कर रहा होता है। उनका अभ्यास ख़त्म हो जाता है तो फिर लैनजान खड़ा होकर सामने देखता है। उसकी नज़र राजकुमार पे पड़ती है तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो फिर राजकुमार के पास आता है और उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, राजकुमार, आप यहाँ सुप्रभात। वेवुजियन लैनजान की तरफ देखते हुए एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम आज लेट क्यों हो? तुम आए क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। सॉरी गाइस। लैनजान, जो कि अभी नज़रें नीचे झुकाए हुए खड़े होते हैं, तो वेवुजियन बोलते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम आज लेट क्यों हुए? लैनजान फिर अपनी नज़रें ऊपर उठाते हैं और राजकुमार की तरफ देखते हुए बोलते हैं, राजकुमार, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे पता नहीं चला कि आप उठ गए हैं। मुझे लगा कि अभी आपके उठने में टाइम है, इसलिए फिर मैं यहाँ अभ्यास करने लगा था। मुझे माफ़ कर दीजिए। वेवुजियन फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, लैनजान, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ और ना ही तुम्हें डांट रहा हूँ। मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ। लैनजान फिर से अपनी नज़रें नीचे झुका लेते हैं, क्योंकि लैनजान जब से बड़े हुए हैं और जब से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि वो अब से राजकुमार के अंगरक्षक हैं, उनके बॉडीगार्ड हैं, तब से वो फिर राजकुमार को उसी हिसाब से देखते हैं कि वो उनके राजकुमार है और उनके वो एक सिपाही, एक समझ लो नौकर। वो राजकुमार से अब उतने फ्रेंडली नहीं रहे और जब से वो बड़े हुए हैं तब से तो वो और भी राजकुमार के साथ वो रहते ज़रूर हैं, लेकिन अब वो अपनी एक हद जानते हैं। वो राजकुमार से अब नज़रें मिला के उतनी बात भी नहीं करते हैं और उनके से ज़्यादा अब हंसी मजाक भी नहीं करते। अब वो सिर्फ उनके साथ रह के उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी केयर करते हैं। वेवुजियन, जो कि लैनजान की तरफ ही देख रहा होता है और अपने जवाब का इंतज़ार कर रहा होता है। लैनजान फिर धीरे से वापस एक बार माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं, राजकुमार, आज गलती हो गई, कल से ऐसा नहीं होगा। कल से मैं वहाँ पे आपके उठने से पहले ही मौजूद रहूँगा। वेवुजियन को ये बात बुरी लगती है, क्योंकि वो यहाँ पे लैनजान से कोई शिकायत करने नहीं आया। उसने लैनजान को नहीं देखा तो वो फिर यहाँ चला आया, लेकिन वो समझ चुका है कि लैनजान ने यहाँ पे गलत समझ लिया है। वो फिर लैनजान को वापस बोलता है, लैनजान, मेरी तरफ देखो। लैनजान, जिसकी हिम्मत तो नहीं है कि अपने राजकुमार की आंखों में आंखें डाल के देख सके, लेकिन जब राजकुमार ने बोला है तो उस आदेश का पालन करना है। लैनजान फिर अपनी नज़रें उठाते हैं और अपने राजकुमार की तरफ देखते हैं, तो राजकुमार स्माइल करते हुए बोलते हैं, मैंने बोला ना, मैं तुमसे शिकायत करने नहीं आया हूँ। तुम मुझे नहीं दिखे तो मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, है ना? लैनजान फिर नामे से हिलाता और बोलता है, नहीं राजकुमार, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। तो राजकुमार बोलते हैं, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? क्या मैं तुम्हारा अभ्यास नहीं देख सकता? तो लैनजान हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, जी राजकुमार, आप देख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको किसने रोका है? वेवुजियन फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, तो फिर अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अभ्यास कराओ। मैं भी तलवारबाजी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सिखाओगे? लैनजान फिर राजकुमार की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, आप तलवारबाजी? वेवुजियन बोलते हैं, हाँ, क्या मैं नहीं कर सकता? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तलवारबाजी नहीं कर पाऊँगा? तो लैनजान बोलते हैं, नहीं राजकुमार, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी क्या ज़रूरत है? तो वेवुजियन बोलता है, क्यों ज़रूरत नहीं है? मैं भी तुम्हारी तरह तलवारबाजी करना चाहता हूँ, वैसे भी मेरे दुश्मन बहुत हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं भी सीख लूँगा तलवारबाजी तो मैं कम से कम अपनी हिफाजत तो करूँगा। लैनजान ये बात सुनता है तो बोलता है, राजकुमार, आपको उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको तलवारबाजी सिखा दूँगा, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन आपको कभी इसकी नौबत में आने नहीं दूंगा। मेरे रहते हुए आपके आसपास कोई नहीं आ सकता। आपकी जान की हिफाजत करना मेरा धर्म है, मेरा फ़र्ज है, और मेरे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता। लैनजान की बात सुन के फिर वेवुजियन
एक स्माइल करता है और बोलता है ये बात मुझे अच्छे से पता है। इस बात को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं बचपन से देखता आया हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ साये की तरह रहते हो और तुम जब मेरे आसपास रहते हो तो मुझे एक छोटी सी खरोच भी नहीं आती। इसीलिए मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तलवारबाजी सिखाओ, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ। लैनजन फिर हाँ में सर हिला देता और बोलता है जी राजकुमार, जैसी आपकी आज्ञा। वेबुजन को लैनजन की ये सब बातें पसंद नहीं आती, क्योंकि वो लैनजन में अपना दोस्त ढूंढता है जो उसका बचपन से हुआ करता था, लेकिन बड़े होने के बाद लैनजन अब उसका दोस्त कम बॉडीगार्ड ज़्यादा हो गया है। इसीलिए वेबुजन को ये सब करना पड़ रहा है। वो तलवारबाजी नहीं करना चाहता, उसे कोई शौक़ नहीं है, उसे नहीं सीखना है। वो सिर्फ इसलिए ये बात बोल रहा है ताकि इसी बहाने लैनजन के पास रहेगा। लैनजन भी फिर हाँ कर देते हैं, तो वेबुजन बोलता है ठीक है चलो मुझे सिखाओ। लैनजन फिर एक तलवार मंगाते हैं और वो राजकुमार को दे देते हैं। राजकुमार भी उस तलवार को ले लेते हैं और फिर दोनों वो लोग भी मैदान में चले जाते हैं। लैनजन जो कि राजकुमार के सामने खड़ा है, लेकिन उसकी तलवार ऊपर करने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि वो अपने राजकुमार पे तलवार कैसे उठा सकता है। उसे थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन उसे राजकुमार ने बोला है तो उसके आदेश का पालन भी करना है। इसीलिए फिर लैनजन राजकुमार की तरफ देखता है और बोलता है राजकुमार प्लीज़ सॉरी, आप थोड़ा ध्यान से मुझ पे वार कीजिए और मेरे वार को रोकने की कोशिश भी कीजिएगा। वेबुजन फिर एक स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है ठीक है तुम मुझे बताते जाओ, मैं करता जाऊँगा। लैनजन भी फिर हाँ कर देता है और फिर वो उनको सिखाने लग जाता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ब्लू लोटस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।